Hello, good morning, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss or we will summarize the mass spectroscopy unit. आपको क्या करना है? You have to see certain rules and you have to obey or you have to follow those rules. आपको कोई भी स्पेक्ट्रा आप प्लॉट कर सकते हो या आप किसी की भी पीक निकाल आप डिफरेंट पीक्स भी देख सकते हो. So basically what you have to follow different rules like you have to follow when you have functionality of OH, you have Cl, you have methoxy or diethyl ether, then कहाँ से आपकी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी या आपको पहले आयन जनरेशन करनी है वो कैसे कर सकते हो आप. अगर आपके पास कंजुगेटेड सिस्टम है तो पहले वहाँ कर सकते हो. आपके पास नॉन कंजुगेटेड है, आपके पास नॉन बॉन्डिंग पेयर है, आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, तो सबसे पहले आयनाइजेशन कहाँ होगी. यू हैव टू जस्ट फॉलो दीज रूल्स. आपको कोई चीज़ याद करना नहीं है, जस्ट फॉलो दीज रूल्स. सो वी हैव दैट इज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, सो हमें क्या देखना है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में. व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी? अगर हम पहले देखेंगे कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है. इट इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव अबंडेंस. वी हैव न्यूमरस पीक्स, वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ पीक्स, बट it is the relation between relative intensity to that of mass by charge value. It is relation between relative intensity with that of m by z value. You can call it as mass of particle divided by charge of particle. Okay, earlier इसको क्या है, यहाँ z की जगह e लगाते थे. वो it is that is charge of an electron, but that is substituted in accordingly कि charge दिया गया है. So आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे प्लॉट कर सकते हो. It is relative abundance divided by m by z value. यहाँ से आपके different peaks आ जाएंगे and the most intense peak is base peak. ठीक है, ये आपको ख्याल रखना है. जो आपकी सबसे इंटेंस पीक होती है दैट इज बेस पीक. जब भी आप प्लॉट करोगे, आप फ्रेगमेंटेशन करोगे. फ्रेगमेंटेशन में क्या है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है. आपको जस्ट रूल फॉलो करने हैं. आपको रूल याद रखनी है कि अगर हमारे पास ये फंक्शनलिटी है तो हम फ्रेगमेंटेशन कहाँ करते हैं. वो वाला फ्रेगमेंटेशन पहले हो जाएगा या आपका वो दिमाग में होगा कि हमें ये वाला फ्रेगमेंटेशन करें. लेकिन ये खाली नहीं है. इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट ओनली दैट फ्रेगमेंटेशन इज पॉसिबल. You can do many fragmentations, okay, but you have to see that very fragmentation. Now coming to अब हम जो फ्रेगमेंटेशन है या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया विच टाइप ऑफ सैंपल वी कैन डू मास फ्रेगमेंटेशन. यू कैन नॉट डू मास फ्रेगमेंटेशन इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में ये नहीं है कि हम कर सकते हैं मास और फ्रेगमेंटेशन और आयन जनरेशन या आयोनाइजेशन, जिसको आप सिंपल टर्म्स में बोल सकते हो. बट यू नीड गैसियस सैंपल. ओके, सो वी हैव गैसियस सैंपल. फर्स्ट व्हाट we do आयोनाइजेशन. ओके, हमारे पास अगर सॉलिड सैंपल है वी विल चेंज इट इनटू गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट में हम उसको चेंज करेंगे, देन आयोनाइजेशन इज पॉसिबल. फिर उसके बाद क्या करते हैं हम करते हैं इसके बाद that is fragmentation. इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम देखेंगे आयन सेपरेशन. हमने पहले आयन बनाए, फ्रेगमेंटेशन की, फिर हम उसमें मास, ये तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है ना उसमें यही होता है. पहले क्या होता है, आयनाइजेशन होता है. दूसरे पे क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होती है. तीसरे पे क्या होता है, जब हमारे आयन्स अब बन गए, सपोज वी हैव दिस टाइप ऑफ आयन्स, सपोज, देन इनको सेपरेट करना है, दैट इज आयन सेपरेशन. एंड लास्ट वन इज दैट इज थर्ड वन इज आयन सेपरेशन. एंड लास्ट वन इज डिटेक्शन. सो अगर आपका क्या आ जाएगा, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, आप ये फॉलो कर सकते हो. वी हैव वन पार्ट वेयर मास दैट इज सॉलिड स्टेट और सॉलिड पार्टिकल्स और सॉलिड मास इज चेंज्ड इनटू गैसेस. इफ वी हैव गैसेस देन इट इज ओके. इफ वी हैव सॉलिड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू gaseous form. Then we need strong electromagnetic radiation. Almost 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक एनर्जी हमें चाहिए
इट डू ये क्या करता है, ये आयनाइजेशन करता है। आयनाइजेशन हो गया हमें। आयनाइजेशन का मतलब होता है चाहे सबसे पहले कहाँ आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन सबसे पहले कहाँ होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, बिकॉज इट इज इजीली अवेलेबल। देन वी हैव कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फिर उसके बाद नॉन कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। उसके बाद अगर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है देन वी हैव सैचुरेटेड सिस्टम, वहाँ पे हमें होता है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन के बाद क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जब आपने की बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनाए, उसके बाद क्या होता है, आयन सेपरेशन एंड डिटेक्शन। सो दिस वाज जनरल प्रिंसिपल ऑफ fragmentation or general principle of how we ionize different sample, then fragmentation and separation and detection. Now coming to some simple terms which are used in mass spectroscopy. कुछ टर्म डायरेक्ट भी आपको क्वेश्चन में आ जाएंगे, तो हम उनको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर आयन पीक। The peak which is obtained or the ion which is obtained by the loss of single electron. जब भी हम आयनाइजेशन करते हैं, पहला जो हमारा आयन बनता है या मॉलिक्यूल जो बनता है, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर आयन। जो हमारा मेन कंपाउंड होगा इसका भी मास वही होगा, ठीक है। सपोज वी हैव द फर्स्ट कंपाउंड और द फर्स्ट मॉलिक्यूल obtained after ionization. Okay, suppose we have this compound. हम क्या करते हैं, हम ionization करते हैं। This is molecular ion. Okay, जो उसका मास होगा वो इसका भी मास होगा। Now molecular ion जो होगा, it can be most stable. First type, it can be most stable. अगर मोस्ट स्टेबल है देन इट कैन टेक द पोजिशन ऑफ बेस आयन, बेस पीक। बेस पीक का मतलब होता है इट इज मोस्ट इंटेंस पीक। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन्स। इफ इट इज मोस्ट स्टेबल देन इट इज बेस पीक। ये ऐसे है, चलो मैं थोड़ा बहुत आपको ग्राफ भी दिखाता हूं। मोस्ट स्टेबल molecular peak, it is like this, relative intensity percentage m by z value। अगर आपके पास हाई इंटेंस होगा ऐसे, दिस इज molecular ion peak, it is also a base peak, ठीक है। सो मोस्ट स्टेबल molecular ion peak is also base peak। if it is least stable, second one molecular ion peak, then ये ऐसे होगा, परसेंटेज इंटेंसिटी m by z। हमारे पास बहुत सारे पीक्स होंगे लेकिन ये ऐसे होगा m, दिस आल्सो मॉलिक्यूलर आयन पीक, ठीक है। हमेशा ख्याल रखना जो सबसे ज्यादा मास वाला होगा ना वो राइट साइड में ज्यादा होता है, यहां जैसे यहां, ठीक है, मोस्टली, बट इट्स नॉट ऑलवेज कंपल्सरी। सो दिस इज लीस्ट स्टेबल मॉलिक्यूलर आयन पीक। फिर उसके बाद स्टेबल, एक तो मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, स्टेबल, ये नॉर्मल होती है हमारी स्टेबल वाली। ओके, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक्स। वन इज मोस्ट स्टेबल, सेकंड वन इज लीस्ट स्टेबल, थर्ड वन इज स्टेबल मॉलिक्यूलर आयन पीक। सो कमिंग टू वन मोर डेफिनेशन, दैट इज व्हाट इज बेस पीक। अब आपको पता है बेस पीक, द मोस्ट इंटेंस पीक, that is known as base peak. Second, base peak. आप बहुत सारे पीक्स देखोगे, ठीक है। जब आप बहुत सारे पीक्स देखोगे, जो मोस्ट स्टेबल पीक होगा, मोस्ट स्टेबल पीक का मतलब होता है जब हम रूल्स देखेंगे ना, वहां से जो फॉलो करेगा रूल्स को, जो पहली पीक निकल जाएगी, दैट इज मोस्ट स्टेबल पीक। लाइक यहां मोस्ट इंटेंस पीक, जो सबसे ज्यादा इंटेंस, ये है ना परसेंटेज इंटेंस, जितनी ज्यादा लंबी होगी दैट इज मोस्ट इंटेंस पीक, दैट इज नोन एज बेस पीक। देन वी हैव
मेटास्टेबल आयन पीक। देखो ख्याल रखना, हमारे पास क्या होता है, अगर एक पीक निकल गई सपोज 29 की, अब 14 हमें फिर से कम करना है सैचुरेटेड सिस्टम में, 14 कम करना है तो यहां बढ़ाना है। अगर पहले 57, 43, 29, तो इसका मतलब होता है एट इंटीग्रल वैल्यू कंपाउंड लाइक दिस CH3CH2OH, सपोज वी हैव कंपाउंड लाइक दिस, देन पहले क्या हो जाएगा, अल्फा एलिमिनेशन हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा यहां से। अब क्या बन जाएगा, पहले अगर हम देखेंगे CH3CH2OH, अगर हम इनका मॉलिक्यूलर मास देखेंगे दैट इज 15 plus 14 divided by 17, it is 11 and 16, 46. Okay, then after loss of this it will remain CH3CH2 ऐसे suppose, then we have 15 and 14, that is 9, 29. Okay, 29, if we lost one more 14, then 14 इस यहाँ से लॉस हो जाएगा। इसका मतलब होता है इंटीग्रल वैल्यूज पे इंटेंसिटी बढ़ती है, but it has been found that at non-integral values there is less intensity. Those peaks at, ये ख्याल रखना, at non-integral values the intensity of peaks is very low. Those peaks are known as metastable ion peaks. Okay, so पहले क्या है, बेस peaks इंटीग्रल वैल्यूज पे बहुत ज्यादा वैल्यूज देते हैं। Most of the peaks at integral value show high intense peaks, but it has been found that at non-integral values, non-integral peaks, they show least intensity. Those peaks are known as metastable ions. Okay, now coming to one more definition, that is what is relative intensity? It's the intensity of a particular mass to that of a base peak. It's the relative intensity of a particular mass peak to that of a base peak. ठीक है, हमारे पास को जो भी मास हो जिसका हमें निकालना हो, फ्रेगमेंटेशन, आयनाइजेशन या कुछ और, उसका हम जब कंपेयर करेंगे बेस पीक के साथ, देन हम बोल सकते हैं दैट इज नोन एज रिलेटिव इंटेंसिटी। अब फिफ्थ जो मैंने बोला M/Z वैल्यू क्या होता है, इट इज मास ऑफ अ पर्टिकुलर सबस्टेंस टू दैट ऑफ इट इज यूनिट चार्ज। अर्लियर इट हैज बीन written as M/E, ये चेंज हो गया। ओके, एंड देन वी हैव दैट इज नाइट्रोजन रूल। नाइट्रोजन रूल का मतलब होता है, अगर आपके पास एक कंपाउंड है, इफ इट कंटेन्स वन नाइट्रोजन अगर एक है, तो हमेशा ख्याल रखना जो मास इसका पहला आ जाएगा दैट विल बी ऑड। इफ we have two nitrogens then it has mass A1 आ जाएगा मास। अगर दो नाइट्रोजन है तो A1 आ जाएगा, अगर एक नाइट्रोजन है तो ऑड आ जाएगा। इसके बाद ऑड इलेक्ट्रॉन रूल भी पढ़ सकते हो, जब हम फ्रेगमेंटेशन करेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इवन इलेक्ट्रॉन का भी रेडिकल कैटायन जब हम फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो वो भी बन जाएगा। सो बेसिकली these are some terms which are used in mass spectroscopy. Now coming to What are the different types of fragmentation? हम पहले फ्रेगमेंटेशन देखेंगे, फिर हम वो अप्लाई कर सकते हैं अपने कंपाउंड्स पे। ठीक है, हम पहले देखेंगे दैट इज फर्स्ट वन इज बीटा फिशन। This type of fragmentation or this type of fission is observed in the compounds bearing, कौन कौन सा compounds bearing alcohol, alkyl halides, ethers and alkyl amines। ठीक है, हमारे पास अल्कोहल होगा, हमारे पास ईथर होगा, हमारे पास अल्काइल हैलाइड होगा, हमारे पास अल्काइल एमाइन होगा।
सो जब भी आपके पास ये कंपाउंड्स होंगे तो उनमें बीटा फिशन होगा, बीटा पे हमारा होगा, चाहे हेटेरोलिटिक फिशन होगा या होमोलिटिक फिशन करना है, आप दोनों कर सकते हो। आप रेडिकल कैटायन भी बना सकते हो। रेडिकल कैटायन का मतलब अगर हमारे पास, देखो ख्याल रखना ये वाला, देखो फ्रेगमेंटेशन कैसे हो सकती है। हमारे पास एक ऐसे है आयन, देखो दिस इज रेडिकल कैटायन। आयनाइजेशन के बाद क्या होता है, रेडिकल कैटायन बनता है। उसके बाद क्या हो सकता है, आइदर इसमें क्या हो सकता है फ्रेगमेंटेशन में, आइदर इट विल बी लाइक दिस, कैटायन प्लस सम अदर रेडिकल। ओके, ऐसे भी हो सकता है। या क्या हो सकता है, जो हमारा रेडिकल कैटायन है इसमें डायरेक्ट हो सकता है ऐसे, इट विल फॉर्म अनदर रेडिकल कैटायन प्लस लॉस ऑफ दैट इज न्यूट्रल स्पीशीज और इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। अब क्या हो सकता है, देखो ख्याल रखना फिर से, हमारे पास क्या है, देन वी हैव, सपोज वी हैव हियर इसमें क्या हो सकता है, आइदर यहां से क्या होगा, इट विल डू होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन का मतलब क्या होता है, ऐसे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, फिर यहां से जो और एक फ्री रेडिकल है वो इसके साथ मिल जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा। जैसे यहां CH2 फ्री, दो फ्री रेडिकल्स है, वो कैटायन है, और हमारे पास यहां फ्री रेडिकल है, ये इसके साथ मिल जाएगा। देयर इज चार्ज रिटेंशन। देखो रेडिकल कैटायन, रेडिकल कैटायन, दिस इज चार्ज रिटेंशन। अगर हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज करेंगे, ख्याल रखना ऐसे, फिर से मैं ये बनाऊंगा ये कंपाउंड, मैंने ऐसे ही ले लिया है, ये आप Mn भी ले सकते हो। इट डोंट मीन दैट इट पॉजेस OH फंक्शनलिटी, आप यहां से कुछ कोई भी और कंपाउंड ले सकते हो। तो अगर मैं यहां से, देखो ख्याल रखना, CH3 CH2, चलो इन दोनों पे ऐसे CH2 रेडिकल कैटायन, यहां से मैं और एक लूंगा कंपाउंड, इट कंटेन्स रेडिकल। अगर हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, अगर हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा क्या बन जाएगा, चार्ज ट्रांसफर। देखो पहले कहां था, यहां था चार्ज, अब ट्रांसफर हो गया यहां तक, और यहां क्या हमें बन जाएगा, CH2X and N, we have radical here. So if you do homolytic cleavage, then we have charge retention. If you do heterolytic cleavage, we have charge transfer. So basically ionization में ये possibility भी है, ये आपको भी ख्याल रखना है। जब भी आप homolytic cleavage करोगे, by homolytic cleavage, by homolysis, homolysis का मतलब होता है अगर हमारे पास ये बॉन्ड है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, then charge retention is possible. However, in case of heterolytic fission, एक ही साइड से आपको ख्याल रखना है, एक ही साइड से तब फिशन हो जाएगा when we have one electronegative atom attached to another atom। तो आपको हेटेरोलिटिक क्लीवेज करना है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे, दैट इज, पहले हम देखेंगे बीटा फिशन कैसे होता है। पहले स्टेप में क्या करना है आपको, यू आर गिविंग एनर्जी ऑफ ऑलमोस्ट 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स दैट यू आर गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगी। अल्कोहल है, अल्काइल हैलाइड है, ईथर है, अमाइन है, हर किसी में ये होगा। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ठीक है। बीटा फिशन हम कर रहे हैं, बीटा फिशन हम कर रहे हैं। जब भी आपके पास कोई फंक्शनलिटी होगी, आपको एग्जाम में वहां बोलेंगे व्हाट इज द बेसिक फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ अल्काइल अमाइन्स, अल्कोहल्स, ईथर्स, अल्काइल हैलाइड्स, आप ये क्राइटेरिया यूज कर सकते हो। सो वी हैव H3CH2 तो ये भी ख्याल आपको रखना है हमेशा आयनाइजेशन। देखो यहाँ और एक क्राइटेरिया, सॉरी ये मैं भूल जाता हूँ, जब भी आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, द आयनाइजेशन इज डन और प्रोबेबली पॉसिबल इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी,
आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, कंपाउंड है, उस पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी है, पाई बॉन्ड्स भी है, सिग्मा बॉन्ड्स भी है। तो आप आयनाइजेशन कहाँ करोगे? आप आयनाइजेशन सबसे पहले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर पे करोगे, उसके बाद क्या है, पाई बॉन्ड्स पे, और दैट टू अगर आपके पास दो पाई बॉन्ड्स है, वन इज कंजुगेटेड, सेकंड वन इज नॉन कंजुगेटेड, आप पहले कंजुगेटेड पे करोगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद नॉन कंजुगेटेड पे। तीसरा क्या है, अगर आपके पास ये तीनों पॉसिबिलिटी नहीं है, देन यू कैन डू ऑन सिग्मा बॉन्ड और सैचुरेटेड सिस्टम। सो क्या कहां हो जाएगा, यहां, तो क्या बन जाएगा, OH रेडिकल कैटायन प्लस लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको क्या करना है, बीटा क्लीवेज, बीटा फिशन, यहां से खत्म, ठीक है ना, यहां से हो जाएगा बीटा क्लीवेज। तो जब आपका बीटा क्लीवेज हो जाए क्या बन जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH2 फ्री रेडिकल, CH2OH फ्री रेडिकल। ओके, फिर क्या पॉसिबिलिटी है, अगर आप यहां से भी देख सकते हो, यहां से भी अल्फा फिशन हो सकता है। अगर हमारे पास H है, ये ऐसे ऐसे, अब ये इसके साथ भी मिल सकता है, इसके साथ भी। सो देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, बट मेन पॉसिबिलिटी क्या है, जब भी आपके पास ये कंपाउंड है, यू विल डू बीटा फिशन। अल्फा फिशन भी कर सकते हो आप, लेकिन बीटा फिशन भी कंपलसरी आपको। सो यहाँ क्या आ जाएगा, M/Z दैट इज 15, यहाँ क्या आ जाएगा, M/Z दैट इज, दिस इज कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन के 2, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन के है 1, ऑक्सीजन के होते हैं 16, हाइड्रोजन का 1, तो निकालो M/Z वैल्यू। तो वो अब आपके पास दो पिक्स आ गए, आप वो ड्रॉ कर सकते हो M/Z वैल्यू के साथ। जैसे सपोज यहाँ पे हमारा आ गया Y, यहाँ पे हमारा आ गया X, तो करो प्लॉट, दैट इज परसेंटेज इंटेंसिटी M/Z, एक हो गया हमारा X, एक हो गया हमारा Y। सो दिस इज द बेसिक फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ अल्कोहल्स, ethers, amines, and then we have alkyl halides. So this was all about beta fission. Now coming to one more fragmentation, that is, we can call it as retro-dialder reaction. Okay. Retro-dialder reaction और फ्रेगमेंटेशन फिशन, रेट्रो-डायल्डर फिशन। देखो आपको पता है डायल्डर रिएक्शन कैसे होती है, हमारे पास एक इन होता है, एक डाइनोफाइल होता है, तो क्या होता है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है ऐसे। अब हमें क्या करना है, फ्रेगमेंटेशन इसकी करनी है। हमारे पास पाई सिस्टम है, तो आपको मैंने पहले बोला आयनाइजेशन हो जाएगी। आयनाइजेशन जब जैसे हो जाएगी तो ऐसे बन जाएगा रेडिकल कैटायन, ठीक है ना, तो रेडिकल कैटायन बन जाएगा। अब क्या है, अब फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है, देन इट विल रिटर्न दिस बैक, ऐसे बन जाएगा, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, इन पे रेडिकल कैटायन है, या दूसरे सम पॉसिबिलिटी में क्या है, इन आपने ऐसे ही रखा और जो डाइनोफाइल है उस पे करोगे, अब बनाओगे। सो नेचुरली इट इज जो आपके ओरिजिनल रिएक्शन है वैसी है, बस आपको रेडिकल कैटायन बनाना है। M/Z इसका भी निकाल सकते हो, जैसे यहाँ आपका आ जाएगा CH2 है तो 14, यहाँ क्या है CH3 13, यहाँ 13, यहाँ मास जो मैं कर रहा हूं 14, तो निकाल सकते हो इसका। अब इसका भी निकाल सकते हो, दैट इज यहाँ क्या आ जाएगा 15, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा यहाँ 14, तो निकालो M/Z वैल्यू आ गया आपका, आप प्लॉट कर सकते हो। सो बेसिकली जब भी आपका साइक्लोहेक्सीन टाइप होगा तो आपको रेट्रो-डायल्डर फिशन करना है। सो कमिंग टू वन मोर, दैट इज थर्ड वन इज डबल अल्फा फिशन। It occurs in cyclohexanol, cycloamine type। देखो ऐसे होंगे कंपाउंड्स, तो उनमें ये वाली जो प्रोसेस है दैट इज पॉसिबल।
ऐसे होगा हमारे पास कंपाउंड। क्या करना है आपको, देखो ख्याल रखना, इस पे मैं दिखाऊंगा यहाँ ही। पहले स्टेप में क्या होगा, आयनाइजेशन हो जाएगी। आयनाइजेशन पहले हर किसी में होता है आयनाइजेशन। दूसरे में क्या होता है, अल्फा, दिस अल्फा पोजीशन, दिस अल्फा पोजीशन, अल्फा फिशन। अल्फा फिशन का मतलब होता है ये यहां जाएगा, यहां हमारा फ्री रेडिकल बन जाएगा। हो गया अल्फा फिशन। डबल अल्फा फिशन है, देखो यहां से क्या हो जाएगा, दिस देयर इज माइग्रेशन ऑफ H free radical टू हियर, H free radical टू हियर। तो यहां क्या बन जाएगा हमारा फ्री रेडिकल, और हमारा क्या है C ट्रिपल बॉन्ड OI से। ओके, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, यहां आपका क्या बन जाएगा, गया H, ठीक है। नाउ दिस इज अल्फा। पहले में हमारा क्या होगा, अल्फा फिशन। देखो हमारा अब रेडिकल कैटायन, अब इसकी पोजीशन पे अल्फा आ गया, तो अब अल्फा फिशन। तो क्या बन जाएगा यहां IC, डबल बॉन्ड हमारा क्या बन गया IC। निकालो यहां 14, 13, 14, 13, 12 एंड 16 निकालो यहां। तो डबल अल्फा फिशन है। पहले स्टेप में क्या होगा हमारे पास ऐसे है, पहले ख्याल रखना, फिर से मैं बनाऊंगा डबल अल्फा फिशन। पहले एक बार फिर दूसरे बार, ऐसे हमारे पास पहले में क्या होगा, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन होगी। दूसरे में क्या होगा, दिस इज अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन, यहां से मैं करूंगा फिशन। क्या बन जाएगा, यहां जो फ्री रेडिकल है वो इसके साथ मिल जाएगा। चलो मैं बनाता हूं पहले, फ्री रेडिकल H एंड H, ये इसके साथ मिल गया, क्या बन जाएगा, नाउ वी हैव अल्फा। देखो यहां फ्री रेडिकल बन गया, देयर इज ट्रांसफर अल्फा, यहां आ जाएगा H फ्री रेडिकल। H फ्री रेडिकल इसका मतलब होता है दैट इज ट्रांसफर ऑफ H फ्री रेडिकल, ट्रांसफर ऑफ H फ्री रेडिकल। तो क्या बन जाएगा हमारा यहां हमारा और एक फ्री रेडिकल बन गया, C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, यहां हमारा खत्म हो गया रेडिकल। विथ रेस्पेक्ट टू दिस फ्री रेडिकल, दिस इज अल्फा पोजीशन, तो अल्फा क्लीवेज हो जाएगा। अल्फा क्लीवेज जब हो गया होमोलिटिक क्लीवेज, तो यहां भी फ्री रेडिकल आ गया, यहां भी फ्री रेडिकल, ये आपस में मिल जाएंगे। एंड दिस इज मोस्ट इंटेंस पीक, दैट इज बेस पीक। तो जब भी आपका ऐसे कंपाउंड होगा तो आप क्या करोगे, आप डबल अल्फा फिशन करोगे। Okay, now coming to one more fragmentation, that is McAfee fragmentation और McAfee rearrangement। गामा पोजीशन जरूरी होनी चाहिए, गामा पोजीशन पे हाइड्रोजनस होने चाहिए, ठीक है, तब भी McAfee rearrangement होती है। McAfee rearrangement का मतलब होता है उसमें 6 मेंबर्ड हमारा स्टेबल एक इंटरमीडिएट बनता है। फिर उसके बाद ऐसे ही होमोलिटिक फिशन होती है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट इज न्यूट्रल स्पीशीज एज वेल एज रेडिकल कैटायन। ओके, जैसे यहां देखो फिर से, अब जो McAfee rearrangement है, इट इज पॉसिबल फॉर ऑल कंपाउंड्स लाइक कार्बोनाइल्स, अल्कोहल्स, ईथर्स, अल्कीन्स। लेकिन मेन क्राइटेरिया क्या है, पहले हमें रेडिकल कैटायन होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि देयर शुड बी गामा हाइड्रोजन। सपोज देखो ख्याल रखो यहां McAfee rearrangement, ओके, ख्याल रखो suppose we have here R and R dash and R triple dash। ओके, पहले स्टेप में क्या होता है, मैं एक ही कंपाउंड पे दिखाता हूं, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा। पहले स्टेप में क्या होता है, आयनाइजेशन। नाउ पहला क्राइटेरिया, देयर शुड बी रेडिकल कैटायन, पहला वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अब दूसरे क्राइटेरिया पे क्या है, आपको गामा पोजीशन पे देखना है। क्या देखना है आपको, गामा पोजीशन पे।
गामा पोजीशन पे हम देखेंगे, दिस इज अल्फा बीटा गामा डेल, डेल्टा पोजीशन पे विथ रेस्पेक्ट टू दिस अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ओके, दिस इज 1 2 3 4 5। यहां क्या है हमारे हाइड्रोजन्स। अब हमारे पास हाइड्रोजन है, चलो एक हाइड्रोजन में अंदर रखता हूं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे में रखता हूं। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि फर्स्ट देयर शुड बी ए रेडिकल कैटायन, रेडिकल कैटायन हमारा बन गया। दूसरा क्या है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा एंड दिस इज डेल्टा कार्बन। देयर शुड बी ए डेल्टा कार्बन, देयर शुड बी ए डेल्टा हाइड्रोजनस। अब डेल्टा कार्बन है, डेल्टा हाइड्रोजनस तो है, देन देयर इज, ऐसे क्या होता है, यहां से इसको इंटरमीडिएट बनता है 6 मेंबर्ड स्टेबल स्टेट, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, फिर क्या होता है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ H फ्री रेडिकल, ऐसे हो गया। अब ट्रांसफर अगर जब हो गया तो यहां क्या बन जाएगा हमारा, ख्याल रखो, यहां हमारा फ्री रेडिकल बन गया, ये ट्रांसफर हो गया H फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल खत्म, ये क्या बन जाएगा H, खत्म। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, नाउ इन गामा पोजीशन, देखो अल्फा बीटा गामा, यहां होमोलिटिक क्लीवेज होती है, ऐसे मैं नॉर्मली ऐसे भी कर सकती हूं आप होमोलिटिक क्लीवेज। तो जब आप होमोलिटिक क्लीवेज की तो क्या बन जाएगा हमें, सॉरी बीटा, यहां पे क्लीवेज हो जाएगी, ठीक है, ख्याल रखना, सॉरी बीटा गामा पे क्लीवेज हो जाएगी, ऐसे कि आपने क्लीवेज, तो क्या बन जाएगा, यहां फ्री रेडिकल बन जाएगा और यहां फ्री रेडिकल बन जाएगा, फिर ये दो फ्री रेडिकल्स आपस में मिल जाएंगे टू फॉर्म न्यूट्रल स्पीशीज, बन गई न्यूट्रल स्पीशीज, दिस इज न्यूट्रल स्पीशीज, इसका भी M/Z निकालना है, एंड दिस इज रेडिकल कैटायन। McCafferty rearrangement में this is most intense peak, that is base peak, that is base peak. So once again मैं और एक कंपाउंड दिखाता हूं आपको अच्छे से। आप now McCafferty rearrangement is possible everywhere, ख्याल रखो, यहां भी मैं दिखाता हूं, ये यहां भी सपोज फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल कैटायन। ओके, फिर हमें क्या देखना है, देयर शुड बी अ गामा हाइड्रोजन, डेल्टा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा, दिस इज गामा एंड दिस इज डेल्टा पोजीशन। डेल्टा पोजीशन, डेल्टा कार्बन तो है बट देयर इज आल्सो डेल्टा हाइड्रोजन। अगर इस R के H के बदले में भी R होगा देन McCafferty rearrangement इज नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या ख्याल रखना है, ये जो फंक्शनलिटी है इसके बदले में क्या हो सकता है, CO भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, OR भी हो सकता है, COOR भी हो सकता है, सो एनी फंक्शनलिटी कैन बी हियर। McCafferty rearrangement के पहली क्राइटेरिया क्या है, देयर शुड बी अ फ्री रेडिकल, सॉरी रेडिकल कैटायन फॉर्मेशन। सेकंड वन, देयर शुड बी अ डेल्टा हाइड्रोजन, डेल्टा हाइड्रोजन भी है तो क्या बन जाएगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर स्टेट। 6 मेंबर स्टेट के बाद क्या होगा, टोटल होमोलिसिस हो जाएगी इस वाले बॉन्ड पे, तो क्या बन जाएगा हमारा, ऐसे CH2CH3 रेडिकल कैटायन। ये जो हाइड्रोजन है ये इस रेडिकल के साथ मिल जाएगा, तो फिर हमारा क्या होगा, बीटा ऐसे, गामा ऐसे, एंड हमारा R एंड R, यह हमारा फ्री रेडिकल है। फिर उसके बाद क्या है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा गामा, बीटा गामा ये टूट जाएगा यहां से, जब ये टूट जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH3 रेडिकल। ओके, और हमारा क्या है, CH2 फ्री रेडिकल, इसका निकालना है, और हमारा यहाँ A1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज R एक फ्री रेडिकल दूसरे के साथ मिल जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो निकालो इसका, दिस इज 15, ठीक है ना, 12 3 15, 12 2 14, ठीक है, और क्या है, और भी कुछ होगा यहां इसके साथ, दिस इज 14 एंड दिस इज 14, तो 4 4 8
13 3 2 3 4 43 m by z 43 दिस इज बेस पीक। और जो हमारा इसका निकल जाएगा वो भी आप निकाल सकते हो आराम से। मास आपको पता होना चाहिए कि किसका मास कितना है। सपोज कार्बन है 12 है, हाइड्रोजन जितने भी एक एक बढ़ाना है, ठीक है ना। अब ये था हमारा मैककेफ्टी रीअरेंजमेंट। उसके बाद है आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट भी हम देखेंगे। फिर से और एक कंपाउंड पे हम देखेंगे, ये वाला एक और कंपाउंड हम देखेंगे। सपोज वी हैव अल्कोहल, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, दिस इज डेल्टा। ओके, इसी पे हमें देखना है, सॉरी इसमें दिस इज ओमेगा, डेल्टा डैश लगा सकते हो। यहाँ हमें हाइड्रोजन होना चाहिए। पहले स्टेप में क्या होगा, दिस इज रेडिकल कैटायन, ये इसके साथ क्या बन जाएगा 6 मेंबर स्टेट। फिर क्या हो जाएगा होमोलिसिस, यहाँ से हो जाएगी। होमोलिसिस के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से होमोलिसिस हो जाएगी, ये OH2 बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। फिर यहाँ से बीटा और यहाँ से फ्री रेडिकल बन जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैककेफ्टी रीअरेंजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज देयर शुड बी ए फ्री रेडिकल, सॉरी रेडिकल कैटायन फॉर्मेशन। सेकंड स्टेप, देयर शुड बी ए डेल्टा हाइड्रोजन, 6 मेंबर रिंग बनानी है आपको, इंटरमीडिएट बनाना है आपको। फिर उसके बाद होमोलिसिस, फिर उसके बाद बीटा पोजीशन पे भी आपको फिशन करना है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल कैटायन दैट इज बेस पीक एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज। अब आर्थो इफेक्ट में क्या है, that is ortho effect. It occurs in such compounds where there is ortho two groups, they form a hydrogen type of bond, hydrogen type of interaction resulting in the formation of 6 membered ring। जैसे हमारे पास ऐसे होगा, देखो पहले क्या होगा, मैंने पहले भी बोला, यहां भी हो सकता है हमारा आयनाइजेशन, बिकॉज यहां भी हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से यहां भी होगा। बट अगर आप देखोगे ना, यहां ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, तो यहां हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा रेडिकल कैटायन। फिर क्या होगा, देखो ये इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर क्या होगा, यहां से ये भी टूट जाएगा, ये भी रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ वाटर, वाटर निकल गया, तो क्या बन जाएगा हमारा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। और इसके ऊपर क्या है, कैटायन, क्योंकि रेडिकल कैटायन कंटिन्यूसली बन जाता है। अब क्या होगा, जो हमारे यहां डबल बॉन्ड है, यहां भी होमोलिसिस हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, देन इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ like this we have फिर लॉस ऑफ कार्ब CO निकल जाएगा। सो हमारा क्या बन जाएगा, यहां ऐसे भी बन जाएगा, दिस इज बेस पीक। सो ऑर्थो इफेक्ट इज पॉसिबल इन सच कंपाउंड्स वेयर देयर इज टू ग्रुप्स एट ऑर्थो पोजीशन, जो 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। आपके पास जरूरी नहीं है कि देयर शुड बी ए COOH ग्रुप, देयर शुड के, हमारे पास यहाँ हो सकता है हेलोजन भी हो सकता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी हो सकता है। सो जो भी डबल बॉन्ड, सॉरी जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, दोज ग्रुप्स शुड बी एट ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे क्या बन जाएगा, फिर लॉस ऑफ CO ग्रुप निकल जाएगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO फंक्शनलिटी। अगर CO फंक्शनलिटी है तो नॉर्मली, अगर CO फंक्शनलिटी हमारे साइक्लोहेक्सेन में होगा, तो मैंने क्या बोला, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डबल अल्फा फिशन, डबल अल्फा फिशन पॉसिबिलिटी है, बट हियर इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, कमिंग टू नाउ, अब हम ये जो हमने कंसेप्ट्स बनाए, हम ये यूज करेंगे अब डिफरेंट कंपाउंड्स में। सपोज वी हैव एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स,
एलिफेटिक हमारे पास पहले हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ऐसे होगा CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहां पॉसिबिलिटी नहीं है कि आयनाइजेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड भी हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां ना नॉन बॉन्डिंग है, ना पाई है, ना पाई अनकंजुगेटेड है। तो हम क्या करेंगे, यहां से CH2 रेडिकल कैटायन बन जाएगा, ठीक है ना। महत्वपूर्ण जो यहां फिशन पॉसिबिलिटी है दैट इज अल्फा फिशन। आपको क्या करना है, डायरेक्ट CH3 CH2 CH2 कैटायन और फ्री रेडिकल निकल जाएगा, CH3 डायरेक्ट निकल जाएगा। तो जहां भी आपका एल्फेटिक कार्बन है, एल्फेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो आपको अल्फा फिशन डायरेक्ट करना है, ठीक है ना, मुश्किल मत है। तो पहले क्या करना है, आयनाइजेशन करना है, दूसरे स्टेप में अल्फा फिशन करना है। डायरेक्ट यहां आपका एक सीरीज बन जाएगा। अगर CH3 एक निकल, दूसरी बार में CH2 निकल, तीसरी बार में CH2 निकल, चौथी अनटिल एंड अनलेस, तो इसका मतलब 14 काम हो रहे हैं। अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो 14 काम हो रहे हैं। जैसे पहले आप 57 43 29, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एक सीरीज, दैट इज CH2 सीरीज। जैसे ऐसे कंटिन्यूसली हो जाएगा, ये एक सीरीज बन जाएगी, तो इंटेंसिटी ऐसी ही आ जाएगी, ठीक है ना। अब दूसरा जो है दैट इज साइक्लो अल्कीन टाइप। सपोज अल्कीन, साइक्लो अल्कीन टाइप, सपोज वी हैव फंक्शनलिटी लाइक दिस। अगर आपको रूल याद है, दिस कंपाउंड इज द रिजल्टिंग मिक्सचर ऑफ डाइएल्डर रिएक्शन। डाइएल्डर रिएक्शन जब होती है तो वहां क्या बनता है, साइक्लो, तो वहां हमें क्या बनता है, साइक्लोहेक्सीन। तो करो रिट्रो डाइएल्डर रिएक्शन, रिट्रो में क्या हो जाएगा, कैंसिल करो, आइदर ये बन जाएगा हमारा, और पहले स्टेप में ये भी बन सकता है, और दूसरे स्टेप में क्या बन सकता है, ऐसे खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है ना, मुश्किल नहीं है। तो जब भी आपको ये कंपाउंड है तो आप रिट्रो डाइएल्डर रिएक्शन, बस एक फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है, उसको खुद समझ में आ जाएगा। इसको मेन फ्रेगमेंटेशन पता है तो जरूरी नहीं है कि ही विल और शी विल डू मेनी फ्रेगमेंटेशंस। अगर हमारे पास अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ख्याल रखना यहां बहुत महत्वपूर्ण है ये एरोमेटिक। सपोज वी हैव टॉलवीन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, मैंने पहले भी बोला, यहां 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 सेम है, पाई बॉन्ड से, तो क्या बन जाएगा, सपोज यहां मैं कहूंगा ऐसे, ये दो ऐसे रखो, CH2H, ठीक है ना, मुश्किल मत है। देखो अब क्या हो जाएगा, जब भी आपका अंदर वाले सिस्टम में रेडिकल कैटायन बन गया तो कोशिश करो हमेशा इसको बाहर निकालो, पॉजिटिव चार्ज को। ये हमेशा आपको थोड़ा बहुत मैं ट्रिकी अप्रोच बताता हूं, कोशिश करो कि इसको बाहर निकालो रिंग से, ठीक है ना। जब आपने रिंग से बाहर निकाला तो क्या बन जाएगा, यहां हमारा रेडिकल है, यहां ही रहेगा, और हमारा अब क्या बन गया, ऐसे डबल बॉन्ड। तो यहां से आराम से क्या हो जाएगा, इसको हम फिर से फिशन कर सकते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा हमारा, हमारे डबल बॉन्ड ऐसे, और यहां से और ये डबल बॉन्ड और CH2 फ्री रेडिकल कैटायन, अब बाहर निकल गया हमारा चार्ज, ठीक है ना। डायरेक्ट जब भी आपका ऐसे होगा कंपाउंड, देखो सिंपल है, बाय रेडिकल कैटायन होगा, देन ट्रोपोलियम इज पॉसिबल। ट्रोपोलियम 7 मेंबर्ड रिंग, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अंदर डिलोकलाइजेशन, दैट इज एरोमेटिक, ठीक है ना। तो ट्रोपोलियम इज पॉसिबल, दैट इज मेन पीक, बेस पीक। M/Z is 91, अगर आप निकाल भी सकते हो यहां से, हमारे जो 6 12 72, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और फिर ऐड करो 14, इट विल बी 91, यहां भी कर सकते हो 91। सो मेन चीज, जब भी आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो क्या करना है आपको, जो पॉजिटिव चार्ज अंदर बन जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस नॉन कंजुगेटेड सिस्टम, वहां से आपका रेडिकल कैटायन है, कोशिश करो इसको बाहर निकालो सो दैट ट्रोपोलियम भी बन जाएगा। कभी कभार देखो और एक एग्जांपल है, दो चीजें ही आपको याद रखनी है यहां एरोमेटिक में।
क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको अब आ जाएगा, ट्रोपोलियम आ गया, आपका कोई भी आ गया, सॉरी टॉल्यूइन आ गया, जैसे आपका ऐसे होगा बेंजीन, तो पॉसिबिलिटी कही है आयनाइजेशन की, इस पे करेंगे हम। जब भी आपका ये होगा ना ऐसे, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 4 मेंबर रिंग बनाए, दिस इज 6 मेंबर, 4 मेंबर रिंग बनाओ, खत्म। 4 मेंबर रिंग बनाई, दिस इज मेन पीक, जितना भी वैल्यू होगा इसका क्या हो गया, 4 इंटू 12 प्लस 1 2 3 प्लस 3 8 प्लस 3 51 मेन पीक इसका, खत्म। हमेशा जब भी बेंजीन होगा रेडिकल कैटायन बन गया, 4 मेंबर रिंग बनाए, एक आपने न्यूट्रल स्पीशीज बाहर निकाला, दिस इज द मेन पीक। सो हमेशा ख्याल रखना है। अब आपका एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है, एरोमेटिक बेंजीन के साथ कुछ भी अटैच होगा, कोशिश करो हमेशा उसको तोड़ो। सपोज इसके साथ क्या अटैच है, इसके साथ क्लोरीन अटैच है, तोड़ो, पहले ही तोड़ो, तोड़ दिया आपने तो क्या बन जाएगा हमारा रेडिकल कैटायन, रेडिकल कैटायन बन गया, फिर क्या होगा, खत्म, 4 मेंबर रिंग बन जाएगा, 4 मेंबर रिंग दैट इज 51 M/Z वैल्यू, दैट इज बेस पीक। तो आपका मेन रूल याद है। अब आपका पहले टॉल्यूइन पे भी याद है, बाहर जब आपका सैचुरेटेड सिस्टम होगा तो कोशिश करना है आपको जो अंदर वाला पॉजिटिव चार्ज है उसको बाहर निकालना है, ट्रोपोलियम बनाना है, ट्रोपोलियम साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है ना। ये वाली चीज दो है ना, दो कंपाउंड्स, ये मोस्ट स्टेबल है, किस एंगल से, M/Z वैल्यूज से, तो ये कोशिश करो हमेशा बनाने की, ठीक है ना। अब हो गए हमारे, ये थे सैचुरेटेड सिस्टम। नाउ कमिंग टू दैट इज अल्कोहल्स। तो पहले भी मैंने बोला अल्कोहल्स, ईथर्स, अल्काइल हैलाइड्स, अमाइनस, बीटा फिशन पॉसिबिलिटी है, लेकिन अल्फा फिशन भी है। देखो ख्याल रखो, CH2OH नॉन बॉन्डिंग पेयर है, रेडिकल कैटायन बन जाएगा, अल्फा फिशन भी हो जाएगा, रेडिकल बन जाएगा, और हमारा OH यहां से देखो, दिस इज अल्फा फिशन, अल्फा फिशन भी होगा, ऐसे भी हो सकता है, सॉरी ऐसे मैं करूंगा, फिर से बनाऊंगा मैं ये CH3 CH2 CH2OH non bonding electron pair resulting in CH3 CH2 CH2OH फ्री रेडिकल, रेडिकल कैटायन, यहां से आपको एनर्जी देनी है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, काटो, CH3OH निकल जाएगा, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, CH2OH दैट इज कैटायन, दिस इज मेन पीक, M/Z कितना होगा, दिस इज 14 प्लस 17, निकालो, यहां से क्या होगा हमारा CH3 CH2, कुछ नहीं करना, इसका भी निकालो, खत्म। यहां क्या होगा, बीटा पोजीशन पे भी मैंने कहा, बीटा पे भी काटो, बीटा पे भी काटा, वही बन जाएगा, ठीक है ना। सो हमें पहले रूल पता है। सो इन केस ऑफ अल्कोहल्स बोथ द पॉसिबिलिटीज आर आइदर अल्फा फिशन भी हो जाए, अल्फा भी करना है आपको, बीटा भी करना है, लेकिन मेन चीज क्या ख्याल रखना है आपको, वेन एवर वी हैव अल्कोहल्स, अल्काइल हैलाइड्स और एनी अदर कंपाउंड, जैसे हमारे पास ऐसे होगा अल्कोहल, पहले भी मैंने दिखाया ये वाली एग्जांपल, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा एंड दिस इज डेल्टा। तो फर्स्ट कौन सा क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है कि गामा पे हाइड्रोजन देखना है, रेडिकल कैटायन तो बन गया, मैकएफटी इज फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन, मैकएफटी का मतलब होता है बेस पीक इज फ्रॉम हियर, बेस पीक यहां से बन जाएगा, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, पहले होमोलिटिक फिशन होगा पहले, रिजल्टिंग इन OH2 फॉर्मेशन, फिर क्या होगा, बीटा फिशन होगा, यहाँ रेडिकल कैटायन, यहाँ हमारा न्यूट्रल स्पीशीज। तो पहले क्या करना है आपको, हमेशा ख्याल रखना है कि डेल पोजीशन पे हाइड्रोजन तो मत है, अल्फा बीटा गामा डेल पोजीशन पे। देखो मैकएफटी मत, अब आपका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच गवर्न मैकएफटी रीअरेंजमेंट, सॉल्वेंट का तो छोड़ो, उसका कुछ नहीं है करना, आपको खाली देखना है जो डेल पोजीशन है ना, डेल पोजीशन उस पर देखना है वेदर
यू हैव मनी हाइड्रोजनस। अगर आपके पास ज्यादा हाइड्रोजनस है तो इसका मतलब है मोर द पॉसिबिलिटी ऑफ मैकेप्टी रीअरेंजमेंट। एक हाइड्रोजन एक मैकेप्टी, दो है दो हो सकते हैं, तीन है तो तीन होंगे। अगर अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ख्याल रखना जो यहां है ना अल्फा बीटा गामा, हमें गामा के बाद डेल बहुत सारे कार्बन होंगे ऐसे, ख्याल रखो। देखो फैक्टर्स में बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गामा है आपके पास, देखो डेल में क्या होगा, डेल में यहां होगा एक, ठीक है ना, यहां से दूसरा भी होगा, यहां से और एक होगा। तो इसका मतलब दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कंटेनर्स एक दो तीन डेल कार्बनस, 9 डेल हाइड्रोजन। So there are 9 possibilities of McCafferty rearrangement. So these are the factors which govern McCafferty rearrangement. अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो इसका मतलब होता है बहुत चांसेस है कि वो आराम से देगा H फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कम हो जाएगा वहां, ठीक है ना। दो फैक्टर्स है, एक इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा क्या है आपका कि हाउ मेनी डेल हाइड्रोजन्स और हाउ मेनी डेल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन योर कंपाउंड। सो दिस टाइप ऑफ टॉपिक कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट इज द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट मैकैफ्टी रीअरेंजमेंट। अल्कोहल्स भी हो गए, अब हम आ जाएंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड एसिड्स एटसेट्रा। हमारे पास ऐसे होगा, फिर से कार्बोनाइल है, ख्याल रखना रेडिकल कैटायन, रेडिकल कैटायन। देखो पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से मैकैफ्टी मेन पॉसिबिलिटी ये भी है कि अल्फा फिशन हो जाएगा मेन। अल्फा फिशन जब होगा, ख्याल रखना अल्फा फिशन हो गया, यहां भी फ्री रेडिकल, यहां भी फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल इसके साथ मिल जाएगा। ये जो हमारा बन गया ना ये C ट्रिपल बॉन्ड O है ना, ख्याल रखना H, ये मेन है, दिस इज मेन पीक, दिस इज मेन पीक आफ्टर मैकैफ्टी रीअरेंजमेंट। मैकैफ्टी रीअरेंजमेंट के बाद आपको ये करना है, अल्फा फिशन करना है इनके साथ, आइदर कार्बन सॉरी स्पेशली अल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में भी हो जाएगा ये, या कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी। सो इन केस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है आपको, दैट इज मैकैफ्टी रीअरेंजमेंट। मैकैफ्टी रीअरेंजमेंट में क्या करना है, आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, आपको पहले रेडिकल कैटायन बनाना है, आयनाइजेशन करनी है। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, मैकैफ्टी रीअरेंजमेंट 6 मेंबर रिंग बनाना है, ट्रांसफर ऑफ H फ्री रेडिकल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल सुपीरियर एंड रेडिकल कैटायन। रेडिकल कैटायन का M/Z वैल्यू लगाना है, दैट इज बेस पीक। उसके बाद क्या करना है आपको अल्फा फिशन करना है। जो दूसरी पीक होगी ये भी कभी कभार बेस पीक होती है। सो आपको ये सारी चीजें अब आनी चाहिए। आपके पास साइक्लोहेक्सानोन होगा, देखो साइक्लोहेक्सानोन ऐसे होगा। तो क्या है पॉसिबिलिटी, मैंने पहले भी बोला आपको रेडिकल कैटायन बनाना है, दो करने हैं आपको यहां अल्फा, डबल अल्फा फिशन। पहले में क्या होगा, यहां से ट्रांसफर, ये वाला फिशन हो जाएगा तो यहां ये बन जाएगा, और दूसरे में क्या करें हाइड्रोजन ट्रांसफर करना है, फिर यहां से अल्फा फिशन हो जाएगी, क्योंकि ये रूल्स में ही आता है। नाउ इफ यू हैव हैलोजनस, हैलोजनस में आपका क्लोरीन है, आपका ब्रोमीन है, सपोज आपको एक चीज याद रखना है, इन केस ऑफ दीज आर मोनोटोपिक सबस्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना, दीज आर M+1 वैल्यू होता है इसका। मोनो आइसोटोपिक, एक ही आइसोटोप होता है इनमें। सपोज अगर आपका क्लोरीन होगा 39 37 39 सॉरी 35 37 आपका होगा, क्लोरीन एक है 35, दूसरा है 37। हम पहले आ जाएंगे इन पे,
आइसोटोप्स। देखो क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। अगर ये दो होंगे आपके कंपाउंड में तो ख्याल रखना जो 35 वाला होगा ये इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 31 इंटेंसिटी, 3:1, 3:1 इंटेंसिटी। ठीक है ना, यहां ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास इधर क्लोरीन 35 है, 37 है। अगर इंटेंसिटी 3:1 होगी तो समझ लेना आपकी 3 होगी, जो इंटेंसिटी लंबी वाली इतनी होगी, तो समझ लेना क्या है कि दैट इज 35 आइसोटोप। अगर वो इतना होगा देन समझ लेना दैट इज 37 आइसोटोप। बट इन केस ऑफ ब्रोमीन दैट इज 79 and 81, they have same intensity 1:1. This is M and M plus 1. ओके, सिमिलरली इसमें भी M and M plus 1 होगा आइसोटोप्स में। एक तो M का मतलब होता है मॉलिक्यूलर आयन पीक, M plus 1 होता है आफ्टर फ्रेगमेंटेशन, जो भी आप करोगे। अगर आपकी इंटेंसिटी लंबी है इतना, दूसरे में इतनी होगी, तो समझ लेना दिस इज क्लोरीन। क्लोरीन तो वहां दिया गया हो, आपका कंपाउंड दिया गया हो कि बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा आइसोटोप्स है, तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि इंटेंसिटी इतनी लंबी है, 3 टाइम ज्यादा है एज कंपेयर टू इट इज अनदर आइसोटोप। जो ब्रोमीन है उसमें सेम 50:50 होगा। अब आइसोटोप्स में भी अब आपको क्या करना है, एबंडेंस भी आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रखनी है। हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का है 1:2, एक 1 दूसरा 2। हमारा ऑक्सीजन का होता है अपार्ट फ्रॉम 16, 17 and 18। हमारा सल्फर का होता है 29, 30। हमारा सिलिकॉन का होता है 32, 33। हमारा फ्लोरीन का होता है, जैसे दे आर आइसोटोपलेस, जैसे 29 है हमारा फ्लोरीन का, फास्फोरस का 31, फ्लोरीन का 19 एंड फास्फोरस का 31। ओके, हम वो देखेंगे उनकी नेचुरल एबंडेंस कितनी है। नेचुरल एबंडेंस ये भी ख्याल रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचुरल एबंडेंस। देखो अगर हमारे पास हाइड्रोजन है ना 1H, इसकी नेचुरल एबंडेंस 100% है। कितना? इसलिए हम प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन करने के लिए। जो इसका दूसरा आइसोटोप होगा ना, इट कंटेन्स ओनली 0.01%। इसके बाद जो हमारा ऑक्सीजन होता है ना 17 एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीजन 18, इसका है 0.004, इसका है 0.002, इसका और 0 हो सकता है बीच में 0.1, ये भी देख लेना। अब इसके बाद हमारा क्या है, दैट इज सल्फर 29, सल्फर 31, ये है 5.1, 3.4। ख्याल रखना है इसको, ये याद रखना है आपको। सिमिलरली सिलिकॉन 32 एंड 29 एंड 30 हो सकता है ये, एंड सिलिकॉन 33, इसका है 0.08 एंड इसका है 4.8%। ठीक है ना? ओके, नेचुरल एबंडेंस ये आपको याद रखने इन सब कंपाउंड्स के, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू नो द स्ट्रक्चर एंड डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स भी हो गए ऑलमोस्ट, जैसे हमारा फ्लोरीन होता है मोनो आइसोटोपिक, मोनो आइसोटोप्स, मोनो आइसोटोपिक। जैसे 19 फ्लोरीन, 31 फास्फोरस, I-127, इनमें कोई आइसोटोप नहीं होता है। दूसरा है हमारा M+1 आइसोटोपिक। एक आइसोटोप होता है जैसे हमारा है H, हाइड्रोजन में एक आइसोटोप होता है 1,2, कार्बन में 12, 13, नाइट्रोजन में। ठीक है ना? मोनो आइसोटोपिक। फर्स्ट है
सॉरी, दिस इज M+1 आइसोटोपिक। पहला है मोनो आइसोटोपिक। ये भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसमें आइसोटोप्स भी आ जाएंगे आपको कि आइसोटोप्स पे भी बहुत, क्योंकि डिफरेंट आइसोटोप जो होंगे उनकी नेचुरल एबंडेंस डिफरेंट है। जैसे मैंने कहा पहले 1H प्रोटॉन की 100% एबंडेंस है, 2H प्रोटॉन की खाली 0.001 है। सिमिलरली जो हमारा ऑक्सीजन 17-18 है उसका भी डिफरेंट है। ओके, अब हम देखेंगे इसके बाद M+1 और भी है, जैसे हमारा होगा क्लोरीन, डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं इनको, डिस्ट्रीब्यूटर, क्लोरीन ब्रोमीन 37, 39, 35, 37 एंड 79, 81। ठीक है ना, एक एक आइसोटोप है इनका भी। M+1 ये भी है। अब इसके बाद है M+1 भी होगा, पीक M+2 भी होगी। जैसे हमारा कौन कौन सा है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलिकॉन है। ऑक्सीजन में क्या होगा, जो मैंने अभी बस 17-18 भी है और इंडिया अपना भी 16 भी है। आपको एबंडेंस भी दिखानी है। M है, दैट इज मॉलिक्यूलर। M+1 देखेंगे कि क्या है, M+2 देखेंगे कि क्या है। ठीक है ना, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द स्ट्रक्चर और दैट इफेक्ट द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन या मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन या आइसोटोप डिटेक्शन। ये उस टॉपिक में सारा कुछ आता है। सो आपको महत्वपूर्ण क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको नेचुरल एबंडेंस पहले देखनी है डिफरेंट कंपाउंड्स की, ये याद रखना है, एक बार आपको मेमोराइज करना है इसको। दूसरा चीज क्या है, आपको फिर देखना है कि व्हाट इज विच कंपाउंड इज मोनोटोप, मोनो आइसोटोपिक, विच इज M+1, विच इज M+1 डिस्ट्रीब्यूटर, विच इज M+1, M+2। सो ज्यादा मुश्किल नहीं है आपको ये याद करने के लिए। तो पहले ही जब आप मास स्टार्ट करोगे तो आपको ये पहले ही याद रखना है ये चीज। नाउ लास्ट टॉपिक जो इसमें है, दैट इज व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। वन इज मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। मॉलिक्यूलर वेट हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला जो भी आपका मॉलिक्यूलर एंड पीक बनते हैं वहां से हम मास डिटरमाइन कर सकते हैं नॉर्मली। अब मास डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है। वन इज HRMS हाई रेजोनेंस पे, दूसरा LHRMS। जो HRMS है हाई रेजोनेंस पे, उस पे एग्जैक्ट हमारा मॉलिक्यूलर मास आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हम पॉइंट्स में भी लगाते हैं 1 पॉइंट, जैसे हाइड्रोजन का है 1 आप नॉर्मली लगाते हो मास, लेकिन उसमें क्या है 1.007। ठीक है ना, उससे हमें एग्जैक्ट मास डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास वी यूज बोथ मेथड्स। वन इज HRMS, सेकंड वन इज LHRMS। ठीक है ना, तो LHRMS में सिंपल क्या है, डायरेक्ट मास हम निकालते हैं। सपोज वाटर का है हमारा 18 मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन अगर हम यहां दिखाता हूं मैं, applications molecular weight determination। ओके, देखो हमारे पास सपोज वाटर मॉलिक्यूल है, अगर हम LRMS के थ्रू देखेंगे, लोवेस्ट रेजोनेंस हमें करनी है, तो ये होगा हमारा 2 + 16 = 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अगर हम HRMS देखेंगे, हाई रेजोनेंस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, HRMS के थ्रू, तो यहां क्या ऑक्सीजन का हमें सपोज 16 ही रखेंगे हम, लेकिन हाइड्रोजन का कितना है OH2 यहां इसके साथ ही अटैच 1.007 तो ये पॉइंट में भी आ जाएगा, तो एग्जैक्ट आ जाएगा हमें। सो यू कैन यूज बेटर टेक्निक, दैट इज HRMS। हमेशा ये हम यूज करते हैं HRMS। दूसरा है आइसोटोप डिटेक्शन। मैंने ऑलरेडी बोला देयर इज M+1 आइसोटोप
डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन, हम आराम से आइसोटोप डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे डिटेक्ट करते हैं हम? क्यों, जब हम इंटेंसिटी सेम होगी तो हम मोस्टली बोलते हैं ये ब्रोमीन का होगा, 1:1 होगा। लेकिन अगर इंटेंसिटी में 1:3 फर्क है तो हम बोलते हैं इट कैन बी क्लोरीन आइसोटोप। सो आइसोटोप डिटेक्शन में भी ये बहुत ज्यादा फायदा हमें देता है। दूसरा इज आइसोटोप डिटेक्शन। आइसोटोप डिटेक्शन के लिए और एक चीज भी है, जैसे हमारे पास होगा 1H 2H, दीज आर आइसोटोप्स। तो ये 100% है, ये 0.001% होगा। तो अगर वहां से ये परसेंटेज भी दी गई है तो हम बोल सकते हैं दिस इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। सिमिलरली सिलिकॉन, सल्फर, फ्लोरीन एटसेट्रा एटसेट्रा। तीसरा जो है दैट इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। आराम से हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन बाय यूजिंग HRMS। HRMS से हमें फुल सारा मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, सो दैट वी कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर formula of any structure. So this was all about the mass spectroscopy. Hopefully you will get enough from this very topic. Thank you for your cooperation. जबरदस्त cooperation रहा।